हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग पहले तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा है। उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। काफी बढ़िया टॉपिक है ना। तो पहले हम लोग कुछ ग्राफ की बात कर लें। जैसे मैंने आपको एक ग्राफ दिया था, y इक्वल्स बॉक्स ऑफ साइन एक्स। देखो बहुत ही सिंपल है प्लॉट करना। अगर आप उस 4 स्टेप को समझ पा रहे हैं तो बॉक्स साइन एक्स के ग्राफ को हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। वन बाय वन हम उन चारों स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, बॉक्स के अंदर जो भी फंक्शन है आप उसको प्लॉट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन एक्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। और इंटरवल भी मैंने मेंशन किया था। इंटरवल मैंने दिया था 0 से 2 पाई। तो इस इंटरवल में अगर आप साइन एक्स को ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, ये 0 है और ये 2 पाई है। वैसे मैंने कहा है ऐसे केसेस में जब आप बॉक्स एफ एक्स या फ्रैक्शनल पार्ट एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो आप एक्स एक्सिस पे किसी भी तरह का मार्किंग मत कीजिए। ये जो 0 और 2 पाई किया ना, ये भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे साइन एक्स इंटीजर हो रहा है तो डेफिनेटली इनको मार्क करना है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो ऑटोमेटिकली अगर 0 और 2 पाई पे साइन एक्स की वैल्यू एक इंटीजर हो रही है तो ये अपने आप कंसिडर हो जाएगा। अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड नाउ यू हैव टू मार्क इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे अब आपको इंटीग्रल पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 ही इंटीजर्स मार्क करने की जरूरत है। एक तो -1, एक 1 और एक 0, क्योंकि 1 के बियॉन्ड जाने का मतलब ही नहीं है। अगर आप y इक्वल्स टू मार्क भी करते हैं तो वो साइन एक्स के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। साइन एक्स की वैल्यू कभी 2 हो ही नहीं सकती। -2 मार्क करते हैं, -1 से छोटा, तो वहां पर भी सेम है। साइन एक्स कभी भी -2 नहीं होगा, तो आपको ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो अननेसेसरली ऊपर या नीचे जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स मार्क किया, -1, 0, क्लियर। अब देखिए इनके करस्पॉन्डिंग आपको x क्या मिल रहा है वो अब आपको मार्क करना होगा। तो -1 के करस्पॉन्डिंग x क्या मिल रहा है, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 3π/2, क्लियर है। 0 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, एक तो 0 ही मिल रहा है। y इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग x अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक तो x इक्वल 0 है, दूसरा ये वाला पॉइंट x इक्वल्स पाई है, और तीसरा ये वाला पॉइंट x इक्वल्स 2 पाई है। देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस वजह से आता है कि आप इन स्टेप्स के सिग्निफिकेंस को नहीं समझ रहे, ठीक है। आप स्टेप्स रैंडम कभी कभी करने लगते हैं। जैसा सिखाया गया है स्टार्टिंग में आप उसको जरूर फॉलो करें। देखो ग्रेजुअली जब आप उस पर प्रैक्टिस करते जाओगे और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप खुद समझ जाओगे कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है, किस स्टेप को स्किप करना है, किसको स्किप नहीं करना है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप ड्रॉ करें तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसा सिखाया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 1 की अगर मैं बात करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग x मुझे क्या मिल रहा है, π/2। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, साइन एक्स ड्रॉ किया, y पे इंटीग्रल पॉइंट्स मार्क किए, जहां जहां पे भी इंटरसेक्शन मिला ग्राफ के साथ उसके करस्पॉन्डिंग x लिख लिया। अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग इंटरवल में साइन एक्स की वैल्यू कैसी है और उसके अकॉर्डिंग बॉक्स ऑपरेट करने के बाद आपको क्या मिलना है। यही करते हैं ना, हर इंटरवल में आपको ये देखना है कि साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है। जैसे देखिए 0 से π/2 ये मेरा पहला इंटरवल है। 0 से π/2 के बीच में आपको साइन एक्स कहां से कहां तक दिख रहा है, 0 से 1 के बीच में दिख रहा है। ये देखिए यही है ना ग्राफ का सेक्शन इस इंटरवल में। तो 0 से पाई के बीच में, π/2 के बीच में अगर साइन एक्स 0 से 1 के बीच में लाइन कर रहा है तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहली बात है ना। और दूसरा मैंने आपको ये बोला है कि बाउंड्री पॉइंट्स पे एक बार अलग से चेक कर। जैसे अगर मैं 0 पे देखूं तो साइन एक्स की वैल्यू 0 है और 0 का बॉक्स क्या होगा, 0 होगा, यानी यहां पे मैंने डॉट दे दिया, ठीक है। इसके बाद π/2 की अगर मैं बात करूं तो π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू 1 है तो बॉक्स भी 1 होगा। यानी ये जो डेफिनेशन है 0 कब तक रहेगा, टिल π/2। π/2 पे ये 0 वाला डेफिनेशन आपको छोड़ देना है, क्योंकि π/2 पे वैल्यू कहां पहुंच गई है, ये ब्लू लाइन से, ब्लू जो भी आपको ग्राफ पे दिखाई दे रहा है ये बॉक्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब मैं बॉक्स ऑफ साइन एक्स को ड्रॉ कर रहा हूं। अगले इंटरवल में आ जाइए, अब फटाफट आप काम कर सकते हैं। π/2 से पाई के बीच में ग्राफ वापस 0 से 1 के बीच में दिख रहा है तो बॉक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ 0 से शुरू करेंगे और पाई पे साइन एक्स क्या है, 0 है, और 0 का बॉक्स क्या होगा, 0। तो पाई पे अगेन डॉट
नेक्स्ट इंटरवल आ जाइए पाई से -3π/2 एंड देन -3π/2 से 2π। वैसे आप इस पूरे इंटरवल को, दोनों इंटरवल को एक साथ भी देख सकते हैं या अलग अलग भी देख सकते हैं। रीजन क्या है, देखो पाई से सॉरी दिस इज 3π/2, दिस इज नॉट -3π/2, है ना, वो गलती से लिखे हैं। पाई से 3π/2 के बीच में ग्राफ आपको कहां से कहां तक दिख रहा है, -1 से 0 दिख रहा है। -1 से, ये है ना ग्राफ का सेक्शन, -1 से 0 के बीच में अगर आप कोई वैल्यू है तो उसका बॉक्स क्या होगा, -1 होगा। -1 से 0 के बीच में अगर sin x की वैल्यू लाई कर रही है तो उसका बॉक्स क्या होगा, -1 होगा। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से बबल के साथ, क्योंकि पाई पे डेफिनेशन -1 नहीं है, पाई पे डेफिनेशन 0 है ना। हमेशा ग्राफ जब आप स्टार्ट करते हैं या तो बबल के साथ या तो डॉट के साथ, और बबल और डॉट का क्या मतलब है आपको अच्छे से मालूम है। -1 ये कब तक चलता रहा, 3π/2 तक। अब 3π/2 पे भी देख लो क्या है, 3π/2 पे फंक्शन की वैल्यू sin x की वैल्यू -1 है और -1 का बॉक्स -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डॉट दे सकते हैं। अब अगला इंटरवल देख लीजिए 3π/2 से 2π, फंक्शन अभी भी -1 से 0 के बीच में दिख रहा है, यानी बॉक्स क्या बनेगा, -1 ही बनेगा। इस इंटरवल में भी फंक्शन का देखो ना, यही सेक्शन दिख रहा है ना तुमको, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक थी, -1 से 0 के बीच। sin x की अगर मैं वैल्यू देखूं तो मैं y पे देखूंगा डेफिनेटली, तो इस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको y क्या मिलेगा, कोई सा भी पॉइंट आप लेकर के देख लो इस पर्टिकुलर सेक्शन में, आपको y -1 से 0 के बीच में मिलेगा, तो बॉक्स क्या हो जाना है, -1 हो जाना है। ये ऐसा चला कहां तक, 2π पे क्या सीन है भैया, 2π पे sin x 0 के इक्वल हो रहा है, तो बॉक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बबल पुट करोगे और यहाँ पे बबल, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा बॉक्स ऑफ sin x का। ये जो आपको ब्लू वाला लाइन दिख रहा है इस पूरे ग्राफ में, ब्लैक वाला तो ठीक है, वो sin x प्लॉट किया था। अगर मैं बॉक्स sin x के ग्राफ को अलग से निकाल के प्लॉट करूं तो देखो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, उसके बाद ये 2π, यहाँ पे 3π/2 होगा, ठीक है, मेंशन कर सकते हैं आप। ये आपको ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है ना, देन डॉट इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट sin x, ठीक है, वो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। फ्रैक्शनल पार्ट sin x का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, देखो 0 से 2π के बीच में ही वापस फर्स्ट 3 स्टेप्स तो बिल्कुल सेम होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये ग्राफ बना देता हूं। 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। क्लियर है, यही सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे sin x इंटीजर है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही किया है। तो अब क्या है, 1 बाय 1 आप इंटरवल्स को देखिए। जीरो से π/2 के बीच में sin x ऑलरेडी 0 से π/2 के बीच में sin x ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में, और मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी फंक्शन अगर आपको दिख रहा है, नो मैटर यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, आपका जो इंटायर फंक्शन का जो रेंज होगा, यानी y की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में मिलेगी, ठीक है। यानी ग्राफ का अगर कोई सेक्शन ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट एक आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है, मतलब जो इनपुट मिलेगा वही आउटपुट देगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ को एज इट इज छोड़ दो, और अगर इस इंटरवल के बाहर है तो आपको क्या करना होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्टिंग करके ग्राफ को 0 से 1 के बीच में लाना होगा, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है 0 से π/2 का, इसको तो आप एज इट इज छोड़ दीजिए। इनफैक्ट अगले इंटरवल की अगर मैं बात करूं π/2 से π, तो वहां पर भी sin x क्या है, 0 से 1 के बीच में। जहां तक बात रही बाउंड्री पॉइंट की, π/2 पे sin x की वैल्यू 1 है और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 1 बीइंग एन इंटीजर, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो आपको ग्राफ दिखाई देगा, अगेन मैं ब्लू से शो कर रहा हूं फ्रैक्शनल sin x का ग्राफ, ये सेम इसको रिजेंबल करेगा, ठीक है। π/2 पे यहाँ डेफिनेशन ब्रेक कर जाएगा और यहां आ जाएगा, π/2 पे sin x 1 के इक्वल हो रहा है और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। π/2 से π के बीच में अगेन ये इस तरीके से सेम इसी ग्राफ को रिजेंबल करना है,
पाई पे इट इज 0। क्लियर? इसके बाद क्या होगा देखो, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 अगर आप ऑब्जर्व करें तो फंक्शन कहां दिख रहा है आपको, -1 से 0 के बीच में दिखाई दे रहा है। -1 से 0 के बीच में दिखाई दे रहा है। तो अब आप सोचिए आपको क्या करना होगा, आपको इंटायर ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ये इंटरवल यहां आ जाए। तो -1 से 0 को अगर 0 से 1 में लेके जाना है तो सिंपल सी बात है, यू हैव टू शिफ्ट द इंटायर ग्राफ बाय 1 यूनिट। तो पाई से 3π/2 एंड 3π/2 से 2π, दोनों ही केस में आपको 1 यूनिट का अपवर्ड मूवमेंट करना है, क्योंकि फंक्शन -1 से 0 के बीच में दिखा है। वैसे आप चाहें तो दोनों इंटरवल को अलग अलग डील कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हम बात करते हैं पाई से 3π/2, -1 से 0 के बीच में है, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे, एग्जैक्ट इसी शेप को मेंटेन करते हुए आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। बबल से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखो पाई पे डेफिनेशन कहाँ है, 0। पाई पे sin x की वैल्यू क्या है, 0। बाउंड्री पॉइंट्स पे तो आप चेक कर सकते हैं। आपको स्टार्ट कहां से करना है, बबल से स्टार्ट करना है, ठीक है? क्योंकि पाई पे डेफिनेशन 0 है। ये कहां तक, 3π/2 तक। अब भैया 3π/2 पे चेक कर लो, 3π/2 पे sin x की वैल्यू -1 एक इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी डेफिनेशन यही रहने वाला है। यहाँ पे आप डॉट दे सकते हैं। नेक्स्ट इंटरवल देखिए 3π/2 से 2π, फंक्शन अभी भी -1 से 0 के बीच में दिख रहा है, sin x 1 यूनिट ऊपर लेके जाना है, शेप को बिल्कुल सेम मेंटेन करना है। अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट से किसी भी पॉइंट के स्लोप पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो इसको अगर आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। और 2π पे वंस अगेन वी आर गोइंग टू हैव 2π पे बबल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 2π पे डेफिनेशन अगर आप चेक करें, 2π पे sin x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0, और 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ भी बबल से शुरू किया, बबल पे खत्म किया। तो अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? असाइनमेंट में और भी क्वेश्चन हैं, आप ट्राई कीजिए। एक और बात मैं बता दूं, एक क्वेश्चन मैंने दिया है mod fx इक्वल्स tan x, इसको प्लॉट करने को। तो इट इज सेम एज सेइंग fx की जगह आप y लिख सकते हैं, y इक्वल्स f of x, fx ही y के इक्वल है। तो mod y इक्वल्स tan x प्लॉट करना है बेसिकली, ठीक है? तो ये प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। आई होप ये दोनों कर्व आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? आप कोई भी दूसरा फंक्शन लेके ट्राई कर सकते हैं, या आप असाइनमेंट में देखिए 1-2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं इस तरह के। कंपोजिट फंक्शन, देखिए अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कंपोजिट फंक्शन को एनकाउंटर ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है? आपने जब डोमेन निकाला तो बहुत सारे आपने ऐसे फंक्शंस लिए जो कंपोजिट थे, है ना? कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है अगर आप एक फंक्शन को एज इनपुट कोई दूसरा फंक्शन दे रहे, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है? मतलब एक फंक्शन को जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, सपोज fx एक फंक्शन है, ठीक है? दैट इज sin x, और दूसरा फंक्शन है लेट्स से gx, दैट इज ln x। तो जब हम इनका कंपोजिशन करते हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, f of gx, या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसी चीज की बात कर रहा है, फंक्शन f को एज इनपुट क्या दिया जा रहा है, फंक्शन g, है ना? f का इनपुट क्या है, gx है। तो अगर आपको f of gx चाहिए, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे gx रख दिया आपने, तो यहाँ भी रख दो, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ gx, और gx क्या है बेसिकली, इट इज ln x, तो आप लिख सकते हैं साइन ऑफ ln x। ये कंपोजिशन हो गया, इसको हमने डिनोट किया एज f of gx। अच्छा, सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है ना? पहले ये समझ लीजिए कंपोजिशन होता क्या है। इस बार आप क्या कर रहे हैं, इस बार आप फंक्शन g को एज इनपुट क्या दे रहे हैं, fx दे रहे हैं। फंक्शन g को एज इनपुट क्या मिल रहा है, f मिल रहा है, ठीक है?
तो इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने x की जगह fx कर दिया है, फंक्शन g को अब x नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, fx मिल रहा है, तो यहाँ पर भी वही करना होगा, ये ln fx हो जाएगा, और fx क्या दिया है आपने, fx क्या है बेसिकली sin x। समझ आ रही है बात, कंपोजिशन का मीनिंग क्या है। लेकिन देखो एक्चुअली यहाँ पे समझना क्या है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत ही रफ आइडिया दिया, यहाँ से कंपोजिशन के बारे में आपको बहुत सारी बातें नहीं मालूम पड़ेगी। जैसे मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो मैंने लिखा है ये गलत लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे जो चीज किया आपने वही चीज यहाँ पर भी किया, तो आखिर ये गलत क्यों है, इनमें और इनमें फर्क क्या है, ये सही बोल रहा हूँ ये गलत बोल रहा हूँ। तो देखो यहीं पे कंपोजिशन का सबसे असली पिक्चर सामने। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों में से किसी भी फंक्शन, चलिए पहले मैं इसकी बात करता हूँ, आप किसी भी x की अगर बात करें, x को जो भी वैल्यू आप असाइन करेंगे उस पे सबसे पहला फंक्शन कौन सा होगा जो ऑपरेट करेगा, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन टू ऑपरेट ऑन x। आप x को कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उस पे सबसे पहले ऑपरेट कौन करता है, g। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, लास्ट में जब मैं कंक्लूड करूंगा तो सबको क्रिस्टल क्लियर होगा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आएगा। किसी भी एक्स पे सबसे पहले ऑपरेट किसको करना है, जी को। जी के ऑपरेशन के बाद, जी ऑपरेट होने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी उस पे एफ ऑपरेट करेगा। ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जी के आउटपुट में आफ्टर ऑपरेशन ऑफ जी जो आपको वैल्यू मिल रही है, रेंज सेट वाई की वैल्यूज जो मिल रही है आफ्टर ऑपरेशन ऑफ जी, जो वैल्यूज आपको मिल रही है वो जी का रेंज ही तो होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जो जी का रेंज है वो फंक्शन एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। फंक्शन एफ का जो डोमेन है उसके अंदर होना चाहिए जी के रेंज में जो भी एलिमेंट्स है, अदरवाइज फंक्शन एफ ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। अगर जी ने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो एफ के डोमेन में ही नहीं है तो फंक्शन एफ उस पर ऑपरेट होगा क्या। जैसे आप देखिए इस केस में, अगर मैं x को कोई ऐसी वैल्यू दे दूं जो sin x को निगेटिव बना दे, हो सकता है ऐसा, sin x तो निगेटिव बन ही सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x को 3π/2 दे दूं, अभी आपने देखा 3π/2 पे sin x की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या ln उस पर ऑपरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। x को अगर आप 3π/2 दे रहे हैं तो पहले उस पर साइन ऑपरेट करेगा और वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -1 मिलेगी। क्या -1 पे लॉन ऑपरेट करेगा, आंसर इज, यानी लॉन ऑफ साइन एक्स इज नॉट डिफाइंड। अगर इस फंक्शन को डिफाइन करना है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। अगर ये कंपोजिशन डिफाइन करना है तो कहीं ना कहीं आपको ये रेस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि इस इंटरवल में साइन एक्स पॉजिटिव होता है। 0 और पाई को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 और पाई पे साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है और 0 भी लॉन नहीं ले सकते। वही चीज देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर बाहर वाले फंक्शन को अब देखूं, साइन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। अब लॉन एक्स कोई भी वैल्यू देगा, कोई रियल वैल्यू भी देगा, साइन उसको एक्सेप्ट करने के लिए देगा। देखो हालांकि एक कंडीशन यहाँ भी रिक्वायर्ड है, आप बोलेंगे कि सर एक्स तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, जैसे आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई, ऐसे यहाँ पर भी ये कंडीशन तो होना ही चाहिए, अगर लॉन ही डिफाइन नहीं। तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये कंडीशन तो यहाँ पर ही रिक्वायर्ड है, ये फंक्शन जी को डिफाइन होने के लिए रिक्वायर्ड है। फंक्शन जी एक्स इज लॉन एक्स, तो लॉन एक्स को डिफाइन होने के लिए, फंक्शन जी को डिफाइन होने के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है। ये कंपोजिशन का डिमांड नहीं। कंपोजिशन क्या डिमांड करता है, कंपोजिशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, कंपोजिशन एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी ये है कि अंदर वाले फंक्शन का जो रेंज होगा वो बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ये कंपोजिशन करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो कंपोजिशन नहीं हो सकता। इस केस में यही प्रॉब्लम हो जाता है। भाई साइन एक्स तो डिफाइंड पूरे नंबर लाइन पे, तो हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन अगर साइन एक्स निगेटिव हुआ तो उस पर लॉन ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इस केस में कैसा है कि जहां पर भी लॉन एक्स डिफाइंड है, आप कोई भी एक्स रखिए जहां पे लॉन एक्स डिफाइंड होना चाहिए, लॉन एक्स जो भी वैल्यू देगा साइन उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो आप लिख सकते हैं फॉर
ये स्टार देकर के आप लिख सकते हैं कि फॉर एफ ऑफ जी एक्स टू बी डिफाइंड range of gx must be subset of domain of fx. मैं फिर से बोल देता हूं, for f of gx to be defined, range of gx must be a subset of domain of fx, है ना? gx का जो रेंज होगा वो fx के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा है तभी f of gx एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन को हम लोग एक और तरीके से समझते हैं, ठीक है? जैसे जो बेसिक मैंने आपको बताया, f ऑफ gx को एग्जिस्ट अगर करना है तो gx का जो रेंज होगा वो f के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, है ना? ये सबसे जरूरी कंडीशन है जो कंपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी बात को अगर हम लोग इस तरीके से देखें, मैंने दो फंक्शंस डिफाइन किए, f एंड g। f के लिए डोमेन सेट मैंने a रखा है और कोडोमेन सेट b रखा है, और g मैंने डिफाइन किया c टू d। ये डोमेन सेट है g का और ये कोडोमेन सेट है। अब मान लो आपको g ऑफ fx डिफाइन करना है, ठीक है? तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज, x पे किसको ऑपरेट होना है? f को ऑपरेट होना है। यानी x की वैल्यू आप कहां से लेने वाले हैं? f के डोमेन सेट से लेने वाले हैं। जैसे ना एक पहला फंक्शन f पे ऑपरेट होने वाला, तो x की वैल्यूज कहां से आएंगी? डोमेन सेट a से, है ना? अब f ऑपरेट होने के बाद जो वैल्यूज मिलेगी वो कहां से मिलेगी? सेट b से, जो f का कोडोमेन सेट है। f ऑपरेट होने के बाद जो भी वैल्यूज मिलेगी वो सेट b से मिलेगी। अब ये जो वैल्यूज आपको मिली, इन पे g को ऑपरेट करें, तो हम क्या चाहेंगे कि ये सारी वैल्यूज c में प्रेजेंट हो, जो कि g का डोमेन सेट है। f ऑपरेट होने के बाद जो भी वैल्यूज मिली है वो सारी वैल्यूज c में प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी उस पे g ऑपरेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि अगर g ऑफ fx को एग्जिस्ट करना है तो सेट b, दिस एंटायर सेट b, इसको मैंने c का सबसेट बता दिया। क्योंकि जब ये पूरा का पूरा सेट आप c का सबसेट बता रहे हैं, इफ दिस एंटायर सेट b इज सबसेट ऑफ c, तो इसका मतलब क्या है? f की जो भी वैल्यूज मिलेंगी यहीं से मिलेंगी ना। अगर ये पूरा सेट c का सबसेट हो गया तो जो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है, क्या है कंडीशन? f की जो वैल्यूज मिल रही हैं वो g के डोमेन में होना चाहिए, वो फुलफिल हो जाए। सबसेट का मतलब ये होता है ना, b अगर c का सबसेट है मतलब b के सारे एलिमेंट c में प्रेजेंट होने चाहिए। f की वैल्यूज b से मिलनी है, और अगर b c का सबसेट है मतलब f के रेंज में जो भी वैल्यूज मिलेंगी आपको वो c के डोमेन में जरूर होगा, ठीक है? अब g ऑपरेट करेगा और जो वैल्यूज आपको मिलेंगी फाइनली कहां से मिलेगी? d से मिलेगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं फाइनली कि g ऑफ fx जो फंक्शन होगा वो a टू d होगा। मैं ये चीज इसलिए भी बताता हूं कि आप इस बात का ध्यान दें कि कभी भी कंपोजिट फंक्शन के केस में जो डोमेन सेट होता है ना वो अंदर वाला फंक्शन इफेक्ट करता है। आप इस केस में भी देख सकते हैं, g ऑफ fx का डोमेन क्या है? सेट a है, जो कि f का डोमेन है। बिकॉज सी f इज द फर्स्ट फंक्शन टू ऑपरेट। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? वही कंपोजिशन के डोमेन को डिसाइड करता है, ऐसे समझ लो। और जो सबसे आखिरी का फंक्शन होगा, दैट इज g इन दिस केस, वो रेंज को डिसाइड करेगा, है ना? फंक्शन g का रेंज आपको कहां से मिल रहा था? d से मिल रहा था, है ना? एक चीज मैं वापस आपको याद दिला दूं, ये कोडोमेन सेट है। g का जो भी रेंज मिलेगा d के अंदर ही मिलेगा, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि d के बराबर होगा। ऑन टू इनटू आपको ध्यान में होगा, वहां पे मैंने ये चीजें बताई। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, ये तय है, लेकिन कोडोमेन के इक्वल हो जरूरी नहीं है। तो मैं ये बात डेफिनेटली बोल सकता हूं कि जो अंदर का फंक्शन है वो डोमेन को इफेक्ट करता है कंपोजिशन के केस में, ये आप लिख भी सकते हैं, ठीक है? द इनर मोस्ट फंक्शन ऑफ एनी कंपोजिट फंक्शन डिटरमाइंस इट्स डोमेन, एंड द आउटर मोस्ट फंक्शन ऑफ एनी कंपोजिट फंक्शन डिटरमाइंस इट्स रेंज, ठीक है? जो सबसे अंदर का फंक्शन होगा वो डोमेन डिटरमाइन करेगा, और सबसे बाहर का जो फंक्शन होगा वो रेंज डिटरमाइन करेगा। देखो यहाँ बात सिर्फ दो फंक्शन की नहीं है, आगे जाकर के हो सकता है कि आपको ऐसे तीन फंक्शंस का कंपोजिशन मिले। तो नाउ आई कैन इजीली से कि जो भी डोमेन सेट होगा इस इंटायर फंक्शन का वो h के डोमेन से ही अफेक्टेड होगा, h के डोमेन के बाहर नहीं हो सकता है। और इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो f के रेंज से बाहर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि h इज द फर्स्ट फंक्शन टू ऑपरेट ऑन x एंड f इज द फाइनल फंक्शन टू ऑपरेट
गेटिंग माई पॉइंट? चलिए हम अब कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर, है ना। कुछ भी चीज कहीं भी प्रॉब्लम लगता है तो आप उसको एक दो बार दोबारा देखिए, ठीक है, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, दो क्वेश्चन है इसमें जो आपको समझना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, गो। देखिए तो ये आपका फंक्शन है fx और g ऑफ fx आपको गिवन है एज मॉड x प्लस 1। आपको फाइंड आउट करना है कि gx क्या होगा, ठीक है। fx तो पता ही है आपको, gx फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली, अगर हम ध्यान से देखें तो fx जो है, f ऑफ x इट इज नथिंग बट x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। यही है आपका f ऑफ x। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ g ऑपरेट कर रहा हूं, ठीक है, फंक्शन g ऑपरेट कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ fx, और ये क्या हो जाएगा, g ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर। लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसका रिजल्ट आपको पता है कि g ऑफ fx क्या होना है, मॉड ऑफ x प्लस 1 होना है, ये तो गिवन है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि फंक्शन g को क्या होना चाहिए, सो दैट g of x plus 1 का whole square becomes mod x plus 1. So you can simply say that g of x is root x. अगर आप फंक्शन g को root x रखते हैं तभी इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ x plus 1 का होल स्क्वायर, mod x plus 1 मिलेगा। मैंने बताया आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको कभी भी आप x नहीं लिखिए, mod x लिखिए, ठीक है, क्योंकि रूट का आउटपुट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो वही सेम यहाँ पे अप्लाई किया गया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका जब आप रूट लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मॉड x प्लस 1, ठीक है। तो fx गिवन था, g ऑफ fx का पोजीशन गिवन था, और आपको फाइंड आउट करना था कि फंक्शन g क्या होगा, ठीक है। तो gx कहीं ना कहीं रूट x के इक्वल हो जाएगा। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है उसकी अगर मैं बात करूं, देखिए कंपोजिट फंक्शन का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन इनका यूज करके आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे, अब देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें खास बात क्या है, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो इस बार दो डेफिनेशंस कैरी कर रहा है, ठीक है। 0 से 2 के बीच में आप देख सकते हैं fx को डिफाइन किया है एज 1 प्लस एक्स, एंड देन 2 से 3 के बीच में fx को डिफाइन किया है एज 3 माइनस एक्स, है ना। अभी तक जो भी हमने फंक्शंस लिए थे उसमें fx एंड gx इज होल्डिंग ओनली वन डेफिनेशन, है ना। तो वहां पे चीजें आसान थी। यहाँ पे अब मल्टीपल डेफिनेशंस दिख रहे हैं आपको इन डिफरेंट इंटरवल्स। तो देखिए ऐसे केसेस में अगर आपको कंपोजिशन फाइंड आउट करना है तो वापस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जिसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है इस बार, f ऑफ fx, यानी f को एज इनपुट मैंने क्या दिया, fx इनपुट, ठीक है। ये खुद के साथ कंपोजिशन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करना होता है, सबसे पहला काम आपको f ऑफ fx फाइंड आउट करना है। आप क्या करो, जहां जहां पे भी x है वहां पे fx रख दो, यही तो किया है आपने बेसिकली। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस fx एवरीवेयर, ये जो कंडीशन है इस पे भी ठीक है। 3 माइनस एफ एक्स की जगह एफ एक्स रख दिया, एंड यहाँ पे भी एफ एक्स आ जाएगा, तो एफ ऑफ एफ एक्स कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। देखिए ये पहला स्टेप है आपका, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो एफ एक्स तुम लोगे यहाँ पे, इसके लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, 1 प्लस एक्स भी ले सकते हो, 3 माइनस एक्स भी ले सकते हो। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि एफ एक्स क्या लेना है, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखिए इसके बाद दो तरीके से लोग अप्रोच करते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप ग्राफिकली इसको डील करें, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करें। दूसरा तरीका क्या है, मैथमेटिकली भी आप इसको डील कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है ना। तो अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगेन मैं पहले से बता दूं, थोड़ा सा चीजें मतलब चैलेंजेस ज्यादा होंगे, ठीक है, बट अगर आप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो अगेन आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, देखिए ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है,
ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी मालूम पड़ेगा कि ग्राफिकली हम किसी इक्वेशन या इक्वेशन को कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन है यहाँ पे क्या बोला गया है कि fx 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 एंड 2। तो आप क्या करो, पहले तो fx को प्लॉट कर लो। अगर मैं fx को प्लॉट करूं तो 1 प्लस एक्स की तरह बिहेव कर रहा है इन दिस इंटरवल 0 से 2। तो आप प्लॉट कर सकते हैं इसको। देखो लाइन प्लॉट करना है, लीनियर इक्वेशन है, तो आप पॉइंट्स भी ले सकते हैं। जैसे x इक्वल 0 पे y क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी 0,1 से ये लाइन जरूर पास करेगा। और x इक्वल 2 पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो ऐसा एक लाइन हो जाएगा सिंपली। समझ आ रही है बात? 0 से 2 के बीच में फंक्शन कैसा हो जाएगा, x+1, दिस इज x+1। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2 से 3 के बीच में, तो देख लो वापस 2 पॉइंट ले सकते हैं आप। 2 पे क्या वैल्यू मिल रही है, 1। 2 पे द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1। बबल देंगे क्योंकि 2 पे यहाँ पे क्लोज नहीं है, ठीक है। एंड देन 3 पे क्या मिल रहा है, 0। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। fx का ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। अब आ जाइए इस इनइक्वालिटी पे। आपको क्या चाहिए, fx 0 से 2 के बीच में चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 0 को मार्क करूं तो ये 0 है। fx इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ, ये लाइन हुआ। fx इज नथिंग बट y। ये ग्राफ किसका बनाया आपने, y इक्वल fx का बनाया। तो ये y इक्वल 0 मैंने प्लॉट कर दिया, और दूसरा बना लिया मैंने y इक्वल 2। इसको मैं ब्लैक लाइन से शो करता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा y इक्वल्स 2 और ये हो जाएगा y इक्वल्स 0। अब आपको ये देखना है कि fx 0 से 2 के बीच में कहां पे दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ का सेक्शन आपको दिख रहा है, एक मिनट, है ना। ये जो ग्राफ का सेक्शन दिख रहा है ये 0 से 2 के बीच में, दूसरा ये जो ग्राफ का सेक्शन दिख रहा है ये भी 0 से 2 के बीच में है। एक और चीज का आप जरूर ध्यान रखें, इक्वालिटी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। मतलब fx 0 के इक्वल ले सकते हैं, fx 2 के इक्वल ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि ये सेक्शन और ये सेक्शन, फंक्शन का ये दो सेक्शन आपको इस इंटरवल में दिखाई दे रहा है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x है वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आप x के लिए सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले तो x की जगह आपको fx रिप्लेस करना है, सो आपने कर दिया। अब आप इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तो सीधी सी बात है fx का ग्राफ बना लिया और देख लिया कि fx का कौन सा सेक्शन 0 से 2 के बीच में दिख रहा है। तो यही दो सेक्शन है। तो सबसे पहले देखिए ये जो डेफिनेशन है ये क्या है, y इक्वल्स एक्स प्लस 1, यही है ना। ये जो डेफिनेशन है ये 0 से 2 के बीच में y इक्वल्स एक्स प्लस 1 है, और ये जो डेफिनेशन है ये क्या है, y इक्वल्स 3 माइनस एक्स। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो आप ये पॉइंट निकाल लीजिए कि x प्लस 1 2 के इक्वल कब होगा, x इक्वल्स 1 पे। अगर मैं ये देख लूं कि ये मेरा फंक्शन 2 के इक्वल कब हो रहा है, when x is 1, यानी ये जो पॉइंट है ये नथिंग, ये क्या है, 1 है। यानी 0 से 1 के बीच में इस पूरे x के लिए, इस पूरे x के इंटरवल के लिए आप देख सकते हैं कि आपका फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इंटरवल कहां पे दिखाई दे रहा है, ये तो ले नहीं सकते क्योंकि इस इंटरवल में fx जो है 2 से बड़ा हो चुका है। अगला इंटरवल ये है 2 से 3, ठीक है। तो नेक्स्ट इंटरवल क्या आ जाएगा, 0 to 1 एंड देन 2 to 3। अब इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 0 से 1, 0 और 1 दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। आप खुद से पूछिए 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, 2। 2 के इक्वल क्या फंक्शन हम ले सकते हैं, द आंसर इज यस। तो 1 पे डेफिनेटली इक्वालिटी होगी। 0 की अगर बात करें तो 0 पे फंक्शन क्या दे रहा है, 1। तो क्या 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है, एब्सोल्युटली यस। तो 0 को भी ले सकते हैं। यूनियन, अगला इंटरवल आपको क्या दिख रहा है, 2 से 3। अब क्या 2 आप ले सकते हैं, द आंसर इज नो, क्योंकि 2 पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे है, 3। आपको फंक्शन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से 2 तक चाहिए। उसके बाद हम बात करें 3 को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं,
क्यों भाई? क्योंकि 3 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और आपको fx 0 के इक्वल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल की बात करें, इसको सॉल्व करना है, इसके करस्पॉन्डिंग x फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए कि fx 2 से 3 के बीच में कब दिखाई दे रहा है, ये वाला इंटरवल, दिस इज 2 से 3 के बीच में ग्राफ का एक ही सेक्शन दिख रहा है आपको, जितने भी सेक्शन दिखेंगे सबके करस्पॉन्डिंग x लिखते जाना है। तो 2 से 3 के बीच में ये वाला सेक्शन दिख रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप x की वैल्यू देखें तो ये 1 है और ये डेफिनेटली क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जब सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 से 2। अब 1 को लेना है क्या, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 हो रही है, इस बार फंक्शन 2 के इक्वल नहीं चाहिए, है ना। बाउंड्री पे चेक करो ना फटाफट, 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, फंक्शन 3 के इक्वल चलेगा। ठीक है, तो 2 आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने सेकेंड स्टेप में इन दोनों कंडीशंस का सॉल्यूशन लिख लिया। अब क्या है, अब फाइनल स्टेप, अब हम सीधा f ऑफ fx लिख सकते हैं किस तरीके से, देखिए 0 से 2 के बीच में, सॉरी 0 से 1 के बीच में कंडीशन पहले लिख लो, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में f ऑफ fx क्या मिलने वाला है ये तो आपको पहले से पता है, 1 प्लस fx। हम कहां फंस रहे थे कि भाई fx हमको क्या लेना है, यहां पे हम फंस रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 के बीच में f ऑफ fx कैसा डिफाइंड है, 3 माइनस fx। लेकिन वापस वही सवाल है कि fx क्या ले, 1 प्लस x ले या 3 माइनस x ले। अब उस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। ये जो कंडीशंस आपको मिले, ये जो इंटरवल्स आपको मिले, इनको अलग अलग एक एक करके लिखते जाइए। 0 से 1 के बीच में ये पहला इंटरवल है, इसमें f ऑफ fx क्या मिला है आपको, 1 प्लस fx। ठीक है, fx क्या लेना है, अब देखो 0 से 1 के बीच में फंक्शन का fx का डेफिनेशन क्या था, 1 प्लस x था। 0 से 1 के बीच में इसी इंटरवल में लाई करेगा ना, 0 से 1 के बीच में fx क्या दिया हुआ है, 1 प्लस x, यानी अब आप fx की जगह पे 1 प्लस x लिख सकते हैं इस इंटरवल। तो आपको डेफिनेशन क्या मिल जा रहा है, x प्लस 2। नेक्स्ट इंटरवल की बात करें, x बिलोंग्स टू 2 to 3। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस इंटरवल में f ऑफ fx तो यही रहने वाला है इन दोनों में, क्योंकि इसको सॉल्व करके ये दोनों इंटरवल्स मिले। लेकिन fx क्या होगा, अब 2 से 3 के बीच में अगर आप देखें तो 2 से 3 के बीच में fx डेफिनेशन कौन सा दे रहा है, 3 माइनस एक्स दे रहा है। तो आप सिंपली fx की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 माइनस एक्स इस इंटरवल के। 2 से 3 के बीच में f ऑफ fx का डेफिनेशन ये है और fx इस पर्टिकुलर इंटरवल में 3 माइनस एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्या मिल गया आपको, बेसिकली 4 माइनस एक्स। अब जो तीसरा इंटरवल है, कंडीशन पहले लिख दो, एक बार मैं वापस इसको ब्रीफ कर दूंगा। अगर इस इंटरवल की बात करें तो f ऑफ fx का डेफिनेशन आपको मिल रहा है 3 माइनस fx। और अगर मैं fx की बात करूं कि fx कौन सा लेना है, तो 1 से 2 के बीच में आपको कैसा दिख रहा है fx, 1 से 2 मतलब ये इंटरवल में लाई करेगा, इस इंटरवल में लाई करेगा ना 1 से 2। और 1 से 2 के बीच में डेफिनेशन कौन सा लेना है आपको, 1 प्लस एक्स, यानी यहाँ पे fx की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स। आपका डेफिनेशन क्या बन जा रहा है, 2 माइनस एक्स। तो दिस इज f ऑफ fx अगर ये आपका फंक्शन है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए एक बार आगे जाने से पहले मैं वापस से पूरे स्टेप्स को बता दूं। ये आपका फंक्शन था और पहली बार आपने देखा कि फंक्शन fx दो डेफिनेशंस कैरी कर रहा है इन 2 डिफरेंट इंटरवल्स। ठीक है, अगर सिंगल डेफिनेशन है fx का भी और gx का भी तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे fx के मल्टीपल डेफिनेशंस थे। f ऑफ fx निकालना है तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, x की जगह fx रखा है आपने LHS में, तो RHS में भी x की जगह fx रखते चलो, हर जगह, इवन कंडीशन में भी। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप इसका सॉल्यूशन लिखने वाले हैं नीचे। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया हमने, fx का ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफिकली सॉल्व किया। ठीक है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक इनइक्वालिटी को हम ग्राफिकली सॉल्व करें। ठीक है, fx को प्लॉट करने के बाद हमने क्या किया, 0 से 2 के बीच में देख लिया कि फंक्शन का कौन कौन सा, ग्राफ का कौन कौन सा सेक्शन दिख रहा है। तो मैंने देखा कि ये दोनों सेक्शन, ग्राफ के ये दोनों सेक्शन मुझे 0 से 2 के बीच में दिखाई दे रहे हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग x निकाल लिया मैंने, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 को क्रॉस कर जा रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x1 मिल गया। तो डेफिनेटली ये जो सेक्शन है
इसके करस्पॉन्डिंग x क्या हो जाएगा 0 to 1। 0 और 1 पे मैंने चेक करके देख लिया कि फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इसकी बात अगर करें तो ये सिंपली 2 से 3 दिख रहा है आपको, तो 2 से 3 देख लिया वापस से कि बाउंड्री वैल्यूज पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अकॉर्डिंगली ओपन क्लोज करके आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने देखा कि फंक्शन 2 से 3 के बीच में कब दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने x की वैल्यूज लिख ली। ये वाला सेक्शन दिख रहा है 2 से बड़ा, है ना, 2 से 3 के बीच में ये वाला सेक्शन दिख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने x लिख दिए। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप कंक्लूसिव होगा। आप 1 by 1 अलग अलग इंटरवल्स में डेफिनेशन देखिए क्या है f of fx का, और fx क्या लेना है वो अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसा मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है ठीक वैसा ही यहाँ पे करना है। आप स्टेप बाय स्टेप वापस एक बार फॉलो कीजिए। मैं f of gx निकाल देता हूँ, g of fx आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले स्टेप तो ये है कि f of gx अगर आप इसको लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप x की जगह पे gx लिख रहे हैं, तो RHS में भी हर जगह पे जहां जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे gx रखते जाइए। यहाँ x का स्क्वायर है तो gx का स्क्वायर हो जाएगा। कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 तो ये g of x ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। समझ आ रही है बात सबको? ये पहला स्टेप है आपका। अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है आपको। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप gx को प्लॉट करें, क्योंकि हम ग्राफिकली सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। gx को अगर आप प्लॉट करने जाते हैं, बहुत ही सिंपल है प्लॉट करना। x लेस देन 1 के लिए फंक्शन -x की तरह बिहेव कर रहा है। अब -x का अगर आपको ग्राफ बनाना है, पता होना चाहिए आपको ग्राफ कैसा होता है -1 का, अब -x का। इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद नेगेटिव स्लोप, और ये डेफिनेशन कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। लाइन प्लॉट करने के लिए तो आपको अगर उसका स्लोप पता है, ठीक है, और उसका y इंटरसेप्ट पता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। या दूसरा जो तरीका है, आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए और ज्वाइन कर दीजिए। लेकिन ये डेफिनेशन आपको 1 के आगे एक्सीड नहीं करना है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए डेफिनेशन क्या है, 1 माइनस x। 1 पे जरा वैल्यू देख लो, 0 आ रहा है, मतलब यहां से शुरू करेगा। स्लोप सेम है -1, यानी इसके पैरेलल जाएगी लाइन। स्लोप इस वाली लाइन का भी क्या है, -1 है, इसका भी -1 था, तो कहीं ना कहीं लाइंस पैरेलल होंगे, है ना। तो ये इस तरीके से आप gx को प्लॉट कर सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, gx आपको निगेटिव कहां पे दिखाई दे रहा है, तो मैं देख सकता हूं कि ग्राफ का 2 निगेटिव का मतलब x एक्सिस के नीचे। gx का ग्राफ बनाया आपने, ये जो लाइन है ये y इक्वल 0 वाला है। आपने ग्राफ किसका बनाया, y इक्वल gx का, तो gx निगेटिव मतलब y निगेटिव। y निगेटिव का मतलब क्या हुआ है, x के नीचे वाला पार्ट देखना है आपको। तो देखिए एक तो ये वाला सेक्शन दिख रहा है सर, दूसरा ये सेक्शन दिख रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम जरा x देख लेते हैं। ये जो पहला सेक्शन है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम x देखें तो ये 0 है और ये 1 है, यानी मैं बोल सकता हूं कि 0 से 1 के बीच में gx नेगेटिव है। अब सवाल ये आता है कि जरा gx और 1 पे आप देख लीजिए, तो gx 0 और 1 पे अगर देखें तो 0 पे gx की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल 0 पे gx की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और 0 पे चूंकि इक्वालिटी है यानी 0 को इंक्लूड करना है। 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 1 पे वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0, और 0 इंक्लूड करना है तो 1 को भी ले सकते हैं। लेकिन देखो कैसे है ना, ये वाला सेक्शन अगर देखा जाए तो ये वाला सेक्शन तो 1 पे एब्सेंट है ना, तो आप फर्स्ट वाले इंटरवल में इसको लिख लीजिए, वो अगले इंटरवल में वैसे भी आ जाएगा। ये वाला सेक्शन भी तो आपको कंसीडर करना है, इसमें भी gx क्या है, नेगेटिव ही है, तो अगला इंटरवल क्या हो जाएगा, 1 to infinity। देखिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सेक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पे 0 to 1, और ये वाला सेक्शन अगर आप देखें तो 1 to infinity। इस इंटायर इंटरवल में gx जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। इसकी अगर मैं बात करूं, ग्राफ को देखते हुए आपको बताना है gx पॉजिटिव कहां पे है, उसके करस्पॉन्डिंग x क्या होगा। कि देखिए gx पॉजिटिव का मतलब y पॉजिटिव, मतलब ग्राफ का कौन सा सेक्शन x एक्सिस के ऊपर है, तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है। gx पॉजिटिव के लिए मुझे ये वाला ग्राफ का सेक्शन दिख रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग x अगर आप देखें तो क्या लिखेंगे, -∞ से 0 तक, और 0 पे डेफिनेटली इस बार क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि 0 पे gx की वैल्यू 0 है, और इस बार gx 0 नहीं पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। वी डोंट हैव इक्वालिटी। तो ये आपको इंटरवल्स बने।
क्लियर हुआ क्या? पहले gx नेगेटिव को देखा तो gx नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। इस इंटरवल को लिख दिया 0 क्लोज्ड एंड 1 ओपन। इस इंटरवल को लिख दिया 1 क्लोज टू इंफिनिटी। 1 को आप इधर भी ले सकते थे, उधर भी ले सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, देखो इस सेक्शन को अलग लिखा, इस सेक्शन को अलग लिखा, ठीक है, क्योंकि दोनों डेफिनेशन अलग अलग है। ये डेफिनेशन कौन सा है? y इक्वल्स माइनस एक्स। ये डेफिनेशन कौन सा है? y इक्वल्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल स्टेप की, f ऑफ gx। कंडीशन पहले लिखिए, पहला लिखते हैं हम 0 to 1। देखिए इस इंटरवल में f ऑफ gx तो आपको पता है कि 1 माइनस gx, और अब gx क्या होगा, यही प्रॉब्लम था, क्योंकि gx के दो डेफिनेशन है, यही तो प्रॉब्लम है कि हम gx ले क्या। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1 के बीच में gx क्या था बताओ? इस इंटरवल में gx कैसा बिहेव कर रहा था? माइनस एक्स की तरह, यानी आपको कहीं ना कहीं gx की जगह माइनस एक्स रख देना है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट इंटरवल अगर मैं इसकी बात करूं, इस इंटरवल में भी आपको f ऑफ gx क्या मिलेगा? 1 माइनस gx ही मिलेगा, है ना? इन दोनों के लिए f ऑफ gx सेम है, लेकिन gx क्या होगा? अब 1 टू इन्फिनिटी gx कैसा बिहेव कर रहा है? 1 माइनस एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे gx की जगह आप रख देंगे 1 माइनस एक्स, तो ये क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। नेक्स्ट आप इंटरवल लेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0। इस इंटरवल में f ऑफ gx कैसा बिहेव कर रहा है? g स्क्वायर x की तरह। इस इंटरवल में f ऑफ gx क्या है? g स्क्वायर x, लेकिन gx क्या लेंगे? तो इस इंटरवल में अगर आप देखें तो माइनस इन्फिनिटी से 0 gx कैसा बिहेव कर रहा है? माइनस एक्स की तरह, तो माइनस एक्स gx की जगह पे रख दोगे, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ये आपका f ऑफ gx हो जाएगा। एक बार फिर से मैं समराइज करता हूँ, ये fx था, ये gx था, दोनों ही फंक्शन दो दो डेफिनेशंस कैरी कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी दो डेफिनेशन दिख रहा है, यहाँ पे भी दो डेफिनेशन दिख रहा है। अगर f ऑफ gx की बात करें तो कहीं ना कहीं आप x की जगह पे gx लेके आ रहे हैं, तो RHS में भी हर जगह ऐसा ही कर दिया। उसके बाद ये जो आपके पास इनइक्वालिटीज हैं, जो कंडीशंस हैं, इसको सॉल्व किया x के लिए ग्राफिकली, gx को प्लॉट कर लिया और देख लिया कि gx नेगेटिव कर रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 0, नेगेटिव या 0 के इक्वल कहाँ पे मिल रहा है। तो ये दो ग्राफ के सेक्शंस मिले, अलग अलग सेक्शन को अलग अलग देखो रिप्रेजेंट करना है इंटरवल्स में, ठीक है। 0 से 1, अब ये वाले सेक्शन में 1 तो बबल, 1 पे बबल है तो 1 ले नहीं सकते, लेकिन 0 पे डिफाइंड है, और 0 पे gx की वैल्यू क्या मिली आपको? 0 मिली, है ना। आप बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन कीजिए, आप सिर्फ मुझे सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं है, आप खुद क्या आपको दिखाई दे रहा है कि x इक्वल 0 पे gx 0 है? अगर दिख रहा है तभी आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर पाओगे, और अगर gx 0 है तो हम इस केस में उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि वी हैव इक्वालिटी एट दिस प्लेस, करेक्ट। सिमिलरली अगला सेक्शन ये वाला है, यहाँ पे डॉट है 1 पे, ये वाला सेक्शन में ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई 1 पे gx की वैल्यू क्या मिल रही है? वापस 0 मिल रही है, और gx इक्वल 0 अलाउड है, तो आप आसानी से उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो मैथमेटिकल तरीका है, अगली क्लास में जब मैं g ऑफ fx इसी क्वेश्चन के लिए सॉल्व करूंगा तो उसमें आपको मैथमेटिकल तरीका भी बता दूंगा, बट एज आई सेड वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। असाइनमेंट में और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा, फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।